साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इसके स्टेटस पे अगर हम नज़र डालें तो ये अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। ये जो अमेंडमेंट बिल है ये अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बना दिया, वैसा कानून बना दिया। तो पहली बात, ये कानून अभी बना नहीं है। ये जो अमेंडमेंट है, जो चेंजेस है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। इसको भेज दिया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में। ठीक है, तो कमेटी कब रिपोर्ट सौंपेगी, वापस से कब पास होगा, वो तब की बातें हैं। अभी का जो स्टेटस है वो ये है कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। अब इस बिल के प्रोविज़न क्या है और ऐसे चेंजेस लेके आने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सभी विषय पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझें कि ये वक्फ होता क्या है। देखिए, वक्फ की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कोई भी मुस्लिम पर्सन, नॉन मुस्लिम भी दे सकता है अगर वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करता हुआ अगर दिखे। अब वक्फ जो है बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली हम मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट करके देखते हैं, तो ये वक्फ बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली डोनेशन है। ठीक है, अब ये डोनेशन है इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, इन द नेम ऑफ चैरिटी। तो इन द नेम ऑफ गॉड आप कह लीजिए, भगवान के नाम पे आप पैसा डोनेट कर रहे हैं, या फिर वेलफेयर के नाम पे आप पैसा डोनेट कर रहे हैं ताकि मोस्क जो है उसको मेंटेन किया जाए, नया बिल्ड किया जाए, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गरीबों के हेल्प के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली वक्फ क्या है, ये एक डोनेशन है। ठीक है, एक याद रखना है आपने। अब देखो, ये जो डोनेशन है, ओबियस सी बात है कि बहुत लार्ज स्केल पे आता होगा। तो इस डोनेशन को मैनेज कौन करेगा, इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, तो इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो साथियों, ये जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डोनेशन के रूप में, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अब इसको रेगुलेट करने के लिए 1995 में एक एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हर स्टेट में वक्फ बोर्ड होगा। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड होगा, और उनका ये टास्क होगा कि ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इसको ये लोग रेगुलेट करें। और आपको बताते चलो, एक बार अगर किसी प्रॉपर्टी को डिज़ाइनेट कर दिया जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो बाद में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और उसको बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वक्फ है क्या है, इसके बारे में हमें पता चल जाए। और इसको रेगुलेट करने के लिए 1995 में ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली हर स्टेट में वक्फ बोर्ड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए अब हम देखते हैं कि इस बार ये 2024 का जो अमेंडमेंट है, इसमें कौन कौन से मेजर चेंजेस जो हैं ये इंट्रोड्यूस करे गए हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो अमेंडमेंट बिल है 2024 का, इसने अमेंड करना है ओरिजिनल एक्ट, वक्फ एक्ट 1995। ठीक है, तो एक तो ये आपने याद रखना है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इसको रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कानून है। अब इस एक्ट में वक्फ को डिफाइन भी किया जाता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके का डोनेशन हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब जो सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा इस बिल का, वो ये है कि ये जो वक्फ एक्ट 1995 है, इसका नाम अब चेंज होगा, और इसका जो नया नाम होगा वो साथियों नाम होगा यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ठीक है, तो सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा। इसके अलावा अब देखिए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ये जो मेजर चेंजेस है ये कौन कौन से इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। अब वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिक्लेयर की जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ कहलाएगी, कौन सी नहीं कहलाएगी, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, एक्ट का प्रोविज़न क्या था, तो एक्ट ये कहता था कि अगर आप खुद डिक्लेयर कर दो, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स्ट्रा है आपके पास प्रॉपर्टी, आपको नहीं चाहिए, तो आप डिक्लेयर कर दो कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे को नहीं चाहिए, ये मैं वक्फ के रूप में इसे डोनेट करता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था कि आप खुद डिक्लेयर कर दो। दूसरा, रिकग्निशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म यूज़। तो देखो, किसी प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है वक्फ के पर्पज़ के लिए। ठीक है, जैसे उसको मदरसे के रूप में यूज़ किया जा रहा है या किसी और वेलफेयर स्कीम के लिए उसको इस्तेमाल अगर किया जा रहा है, तो बहुत लंबे समय से, क्योंकि उसका वक्फ के रूप में ही उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता था कि ये वक्फ की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये जो डोनेशन होते थे, कब, अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसकी जो सक्सेशन है, उसके सक्सेशन में कोई भी नहीं है, कोई भी मेल आयर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी जो प्रॉपर्टी थी ये भी वक्फ के नाम हो जाती थी। तो ये एक्ट के प्रोविज़न थे। बिल में क्या क्या चेंजेस किए गए, तो देखो, बिल में चेंज ये किया गया है कि वक्फ जो है किसको डिक्लेयर करने का राइट मिलेगा। तो कोई ऐसा पर्सन जो इस्लाम को फॉलो करता हो और कम से कम इस्लाम को फॉलो करते हुए उसे
5 साल हो गए होने चाहिए, तो वही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो पहला ये चेंज किया गया है, इससे पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। दूसरा, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर वही बंदा करेगा जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूसरे की प्रॉपर्टी को वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। दूसरा, ये जो वक्फ बाय यूज़र वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको भी डिलीट कर दिया गया। तो ये मैंने आपको, ये जो दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये दूसरे पॉइंट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अगर किसी प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय से एज ए वक्फ अगर यूज़ किया जा रहा था, तो ज़रूरी नहीं है कि अब उसको वक्फ की ही प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, ये मेजर चेंज किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी होती थी, वक्फ अलाल औलाद जो होती थी, तो अब देखो अगर सक्सेशन मेल अगर आयर नहीं है तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी जो थी कंसिडर कर ली जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नहीं, इनहेरिटेंस राइट जो है इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़की हुई मान लो तो उसको ये दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज किया गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ वक्फ ये पहला मेजर चेंज था और ये सारे के सारे चेंजेस हमने देखे, ठीक है। चलिए दूसरे चेंजेस पे नजर डालते हैं। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, तो ये दूसरा सबसे मेजर चेंज था। इसमें क्या चीज़ की बात की जा रही है, देखिए बिल ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को अगर आइडेंटिफाई किया गया है एज ए वक्फ, तो अब उसको नहीं कंटिन्यू किया जाएगा एज ए प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ, उसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट की ज़मीन हो जाएगी। देखो ऐसी कोई भी सरकारी ज़मीन जो कि वक्फ के नाम पे है, अब वो ज़मीन उनसे ले ली जाएगी। अच्छा, अब कोई ज़मीन सरकारी ज़मीन है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, कैसे पता चलेगा, तो ये डिसाइड करेगा कलेक्टर, ठीक है। ये भी एक नया चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी ये लाइन अपने बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। इसके अलावा पावर टू डिटरमिन इफ़ प्रॉपर्टी इज़ वक्फ, तो ये हमने पिछले लाइन में देखा। देखो एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था, जो 1995 का एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली ये अथॉरिटी होती थी वक्फ बोर्ड के पास में, वो डिसाइड करते थे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। इस बिल ने इस सिस्टम को रिमूव कर दिया। अब ये अथॉरिटी किसको मिल गई, ये पावर किसको मिल चुका है, तो अब ये पावर कलेक्टर को मिल चुका है। सर्वे ऑफ वक्फ, तो देखो वक्फ पे कितनी प्रॉपर्टी है ये कैसे पता चलेगा, सर्वे के अकॉर्डिंगली चलेगा पता हमें। तो एक्ट के प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो ये लोग एक सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते थे, एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट करते थे, और इनका काम क्या होता था, ये लोग सर्वे कंडक्ट करते थे कि वक्फ के पास में कितनी प्रॉपर्टी है। इस बिल की अगर हम बात करें तो इस बिल ने इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया, और इस बिल ने ये अथॉरिटी किसको दे दी है, ये पावर किसको दे दिया, कलेक्टर को दे दिया है, ठीक है। ये कलेक्टर जो है अब ये सर्वे करके देखेगा कि वक्फ के पास में कितनी प्रॉपर्टी है। तो एक ये मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया है 1995 के एक्ट की। साथियों अगर हम बात करें तो वक्फ का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, और इस बॉडी का नाम है साथियों सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ठीक है। यहाँ से ना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो था इसका चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। तो इसका चेयरमैन साथियों आपने याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ जो है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस काउंसिल का। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस काउंसिल के जितने भी मेंबर्स होते थे ये सारे के सारे मुस्लिम होने चाहिए, और इसमें से कम 2 जो है ये विमेन होना चाहिए। तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल के प्रोविजंस थे। मेंबरशिप आप इस तरीके से देख सकते हो एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इस बिल में क्या चेंजेस किए गए। तो इस बिल की अगर हम बात करें साथियों तो देखो इस बिल में जो सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो ये है कि अब 2 नॉन मुस्लिम लोग भी इसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलेगा। पहले ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल था, ये प्योरली आप कह सकते हो इंटायरली एक्सक्लूसिवली एक मुस्लिम बॉडी थी, ठीक है, इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग जो भी है ये भी इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली MP हो गए, फॉर्मर जजेस हो गए, एमिनेंट पर्सन हो गए, इनको अपॉइंट जब किया जाता था सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर के रूप में, तो ये वही लोग होते थे जो मुस्लिम्स होते थे, ठीक है, ये सिर्फ मुस्लिम होते थे। लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, इस बिल के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग मुस्लिम ही हो, ठीक है। अब ये एक चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बिल में ये भी इंट्रोड्यूस किया गया कि कौन कौन से लोग वक्फ काउंसिल के मेंबर होंगे और वो मुसलमान ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का तो वो मुस्लिम ही होना चाहिए, स्कॉलर जो होगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए, ठीक है, और जो चेयरपर्सन होगा वक्फ बोर्ड्स के ये सारे मुस्लिम्स ही होने चाहिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से 2 कम से कम मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 2 मुस्लिम विमेंस का भी यहाँ पे प्रोविज़न है, पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। देखो पहले जो प्रोविज़न था कि 2 मुस्लिम विमेन होंगी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली, ठीक है,
लेकिन अभी जो इन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस किया वो ये किया हुआ है कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उसमें से 2 ऐसे लोग होने चाहिए जो मुस्लिम विमेन होना चाहिए। पहले यहाँ पे सिर्फ 2 विमेंस की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 मुस्लिम विमेंस होंगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि फिर चेंज क्या है? चेंज कोई भी नहीं है, पहले भी यही प्रोविज़न था, अभी भी यही प्रोविज़न है, ठीक है। वक्फ बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये वक्फ बोर्ड जो है स्टेट लेवल पे हर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वक्फ बोर्ड का गठन करें 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंगली। अब ये जो वक्फ बोर्ड होता था इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो प्रोविज़न क्या था कि देखिए एमपीज़, एमएलएज़ या फिर एमएलसी और बार काउंसिल ऑफ जो स्टेट बार काउंसिल जो होते थे, यहाँ से अप टू 2 मेंबर्स जो है यहाँ से वक्फ बोर्ड के मेंबर के रूप में इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे होता था? तो ये इलेक्टोरल कॉलेज जो था बनाया जाता था, ठीक है। और यही आपस में डिसाइड करते थे कि इन तीनों फील्ड से अप टू 2 मेंबर्स जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करेंगे इस फील्ड में, वो लोग इसके मेंबर बनेंगे। तो इस बिल में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया? तो देखो इस बिल में ये चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है कि सबसे पहले अभी इलेक्शन नहीं होगा, इनको नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट किसने करना है? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो यही जो 3 एरियाज़ हैं, एमपी हो गए, एमएलएज़ एमएलसीज़ हो गए, बार काउंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक मेंबर जो है नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज अभी इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो लोग हैं ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो, ठीक है। पहले ये ज़रूरी था, ये जो तीनों एरिया के जो लोग होंगे ये मुस्लिम ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्लिम ही हो, ठीक है। अब ये एक चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है इस बिल में कि ये जो स्टेट लेवल के जो ये बोर्ड्स हैं, वक्फ बोर्ड जो हैं, यहाँ पे 2 नॉन मुस्लिम्स भी होंगे, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। और इनमें से कम एक शिया कम्युनिटी का होना चाहिए, एक सुन्नी कम्युनिटी का होना चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग होने चाहिए। और अगर मान लो वक्फ की प्रॉपर्टी बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी से भी रिलेटेड है तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम एक्ट क्या कहता था कि 2 मेंबर्स कम से कम मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा था एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कि 2 मेंबर जो है वो मुस्लिम होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि 2 मेंबर्स मुस्लिम होने चाहिए, 2 मेंबर मुस्लिम होने चाहिए विमेन के कॉन्टेक्स्ट में। तो 2 मुस्लिम विमेंस का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। हालांकि अगर ये पॉइंट आप देखोगे ना तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है पहले भी, क्योंकि ये आप कह लो कि एक कम्प्लीटली एक्सक्लूसिवली मुस्लिम बॉडी ही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर 2 विमेन की बात की भी जा रही है तो मुस्लिम्स ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये जो प्रोविज़न अलग से लिखा गया है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मतलब तो सेम ही है दोनों का। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स की। तो देखो ट्राइब्यूनल्स क्या होता है? ट्राइब्यूनल्स आर एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ठीक है, वक्फ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो आप कहाँ पे जाओगे? आप सीधा ट्राइब्यूनल में जाओगे, ठीक है। तो पहले एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसके मेंबर्स की बात करते हैं। तो इसमें मतलब कितने मेंबर्स होते थे साथियों? इसमें 3 मेंबर होते थे। एक चेयरपर्सन होता था। चेयरपर्सन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था? तो वो जज होना चाहिए क्लास 1 का कम से कम, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, सेशन जज होना चाहिए, या फिर सिविल जज होना चाहिए, ठीक है, चेयरमैन बनने के लिए। 2 और मेंबर्स होते थे, मतलब ट्राइब्यूनल में कम से यहाँ पे 3 मेंबर का प्रोविज़न था एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली। तो एक चेयरमैन हो गया, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो हमने देखा। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये जो मेंबर है 2 मेंबर होंगे। तो एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसकी रैंक कम से कम एडीएम लेवल की होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको नॉलेज हो मुस्लिम लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन ऐसा एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली था। बिल में क्या बात कर रहे हैं? तो देखो बिल की अगर हम बात करें तो बिल में ये बोला गया है कि अब 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है, एक होगा चेयरमैन और एक होगा मेंबर। तो ये चेयरमैन कौन होगा? तो चेयरमैन करंट या फिर फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो सकता है, और जो मेंबर्स है कम से कम ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है स्टेट गवर्नमेंट लेवल का ये बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन से रिलेटेड आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देखो जैसे ट्राइब्यूनल का कोई जजमेंट आता है तो ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ आप एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली कहाँ पे जा सकते थे? तो एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली आप कहीं पे नहीं जा सकते थे, ठीक है। ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होता था ये अपने आप में फाइनल होता था, ठीक है, ये हमने याद रखना है। लेकिन किसी खास सिचुएशन में हाई कोर्ट अपने बेसिस पे ऐसे केसेस को डील कर सकते थे। हालांकि इस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली किसी कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है नहीं, ठीक है, या फिर ये वक्फ बोर्ड वाले खुद ही पहुंच जाएं, ठीक है, तब ये सिचुएशन अराइज होती थी। अदरवाइज आप कह सकते हो कि ये जो ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर होते थे अपने आप में फाइनल होते थे। बिल क्या कहता है? तो बिल ये कहता है कि कोई डिसीजन फाइनल नहीं है, आप हाई कोर्ट में सीधा जा सकते हो 90 दिन के भीतर, ठीक है। तो ये बिल के प्रोविज़न है।
अब देखो, अगर हम बात करें पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस बिल के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, तो किसी भी प्रॉपर्टी को एज ए वक़फ़, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना उसका, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट ऑफ वक़फ़ हो गया, और एट द सेम टाइम पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ वक़फ़ बोर्ड हो गया। तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी है, ये अब किसको दी जाती है? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। पहले क्या प्रोविज़न था? तो एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कि ये सभी चीज़ों से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते थे। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले अथॉरिटी थी। अब किसके पास चला गया? ये चला जाता है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के पास कहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगा? तो ये जाएगा थ्रू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, या फिर कोई और इस पर्पज़ के लिए ऑफिसर को डिजाइनेट किया जा सकता है। तो ये एक मेजर चेंज आपने याद रखना है। अब देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड को अब बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी के लिए भी बनाया जाएगा, ठीक है। अगर अगर उनकी वक्फ प्रॉपर्टी किसी स्टेट में देखने को मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में इनके लिए भी बोर्ड बनाया जा सकता है। तो एक्ट क्या कहता था? तो देखो, एक्ट कहता था कि सिर्फ ये जो सुन्नी है और जो शिया है, ठीक है, इनके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात करता था कि वक्फ बोर्ड जो है ये लोग ही बना सकते हैं, इनका ही रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, और दूसरी कम्युनिटी का, बोहरा और आगा खानी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन इस बिल में क्या बोला गया है कि अब इनके लिए भी, ठीक है, इनके लिए भी बोर्ड जो है, सेपरेट बोर्ड जो है ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो, जितने मेजर चेंज थे ना इस अमेंडमेंट बिल के, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये सभी चेंजेस करने की अभी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखो, चेंजेस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था वक्फ बोर्ड में। कैसे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे फंड को लेके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉड चल रहा है। कैसे? तो देखो, पैसा किसने डोनेट किया था कि भाई मेरा पैसा जो है, वक्फ का जो पैसा है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, यहाँ पे लगा दो, लेकिन ये तो अपने पर्सनल गेन के लिए इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया, ठीक है। अनऑथोराइज तरीके से इन्होंने वक्फी प्रॉपर्टी बेचना चालू कर दी, ठीक है। अपने ही खास लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेचना शुरू कर दिया, या फिर उनको इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने का राइट देना चालू कर दिया। और मतलब 100 तरीके से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इसका मिसयूज़ आपको देखने को मिलता है। गलत गलत तरीके के डॉक्यूमेंट्स बना के, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसका बेनिफिट लेने की कोशिश किया जा रहा था बहुत लंबे समय से, अगर हम बात करें वक्फ के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। और एट द सेम टाइम फिर एक आपको देखने को मिलेगा नेक्सस कहाँ पे? तो ये वक्फ बोर्ड के जो ये मेंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हो गए, डेवलपर्स हो गए, उनके साथ इनका एक नेक्सस आपको देखने को मिलेगा। ये नेक्सस क्यों था? तो इन लोगों को ये लोग प्रॉपर्टी बेच रहे थे, तो जिस पर्पज़ के लिए इनके पास पैसा आ रहा था उसका 100% यहाँ पे आपको मिसयूज़ देखने को मिलता है। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये जो सिस्टम है वक्फ बोर्ड का, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो अब इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है साथियों। तो यही आपका टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।